जय हिंद। जबलपुर हेडक्वार्टर 6 MP इंडिपेंडेंट कंपनी NCC बालाघाट, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट से मैं कैडेट नवोदय बंगुरे आप सभी के सामने जनसंख्या वृद्धि के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे साथ में माननीय शिक्षक महोदय श्री गिरीश टेमरे जी उपस्थित हैं। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें हमारे सामाजिक जीवन में हमें आगे बढ़ने से प्रेरणा मिलती है, हमें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जो हमें एक शिक्षक के द्वारा मिलती है। एक शिक्षक हज़ारों पुस्तकों के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। तो आइए हम शिक्षक महोदय से चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जनसंख्या वृद्धि से आपके क्या विचार हैं? देखिए, जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमारे देश के लिए वरदान तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। या डेफिनेटली ये हमारे लिए अभिशाप है। जी। संसाधनों में जो कमी हो रही है उसका मुख्यतः कारण यही है। वर्तमान में देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, सर चढ़कर बोल रहे हैं। डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल दोनों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका वहन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। तो उसमें जो अब कह सकते हैं अब वो किस आधार पे भारत सरकार उसको बढ़ा रही है या उसका किस टाइप से दोहन हो रहा है, वो मैटर अलग है। लेकिन इन चीज़ों की जब वृद्धि हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा कि अन्य जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा महंगी होगी। एक बेरोज़गारी की मार अलग से हम झेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि ही इसका कारण है। जैसा कि हमारा मानना है कि कुछ समय पश्चात प्राकृतिक संसाधनों की इतनी कमी आ जाएगी कि देश में भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं तो चल ही रही है, साथ ही अन्य बड़ी समस्याएं, प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं जनसंख्या वृद्धि से? देखिए, अगर विचारों की बात की जाए तो मैंने अब जैसे आपको कहा कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए घातक है। जी। और अगर देखिए बोला जाए तो अगर मैं बात करूँ आज़ादी के समय की, सन 1947 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी। जी। और आज के समय में क्या है? आज के समय में हमारे देश की जनसंख्या 133 करोड़। जी। हम 1947 से अगर आज की हम चर्चा करें, आज की अगर हम बात करें तो कितने साल हुए? लगभग 70 साल हुए, 75 साल हुए। जी। हम 75 साल में ही हमने 100 करोड़ आबादी ज़्यादा हमने कर ली अपने देश की। जी। तो आप बताइए, क्षेत्रफल तो उतना ही है देश का। और देखा जाए तो 1947 के बाद अगर हम बात करें हमारे देश में कितने बंटवारे हुए। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश 1905 में अलग हो गया, उसके पहले और भी कई देश अलग हो गए। तो हम तो क्षेत्रफल से घटते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो संसाधनों की कमी तो आना वाजिब है। उसके बाद आप ले लीजिए, संसाधनों में कमी वो तो आएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, क्षेत्रफल हमारे पास है नहीं। दुनिया में 7वें स्थान पर हम क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हम दूसरे स्थान पे हैं। तो कहीं ना कहीं अशिक्षा भी इसका कारण है। 100%, 100% की शिक्षा ही एक आधार है जिससे हम इस जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। देखिए, रोका नहीं जा सकता जनसंख्या वृद्धि को। ये तो जनसंख्या वृद्धि के लिए आप कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं को, पुरातात्विक मान्यताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, उसका कारण है कि आज के समय में और पुराने अगर हम समय में चले जाएं तो कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास भी इसका एक कारण है। क्योंकि अगर हम ये बोला जाए कि लड़का ही वंश को बढ़ाता है, लड़कियां पराये घर की होती है, ये एक सोच कहीं ना कहीं हमारे जनसंख्या की बढ़ोतरी का कारण हो सकता है और है भी। क्योंकि आपने कई लोगों को आपने देखा होगा कि लड़के के लिए वो 1 2 3 4 5 लड़कियां कर लेते हैं और फिर उसका लड़का होता है। इससे उनकी खुद की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, लेकिन वो नहीं देखते
वो ये नहीं देखते, लेकिन वो देखते हैं कि हमको चाहिए लड़का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। सामाजिक कुरीतियाँ तो है, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जागरूकता है हमारे समाज में और आ भी रही है, और लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। वो कैसे बदल रही है? जैसे कि आज के समय में लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, समानता का अधिकार है हमारे समाज में, हमारे भारत सरकार में अधिकार में इसको शामिल किया गया, समानता का अधिकार। तो ये चीज़ें हट रही है हमारे समाज से, और लेकिन उसकी जो रफ्तार है, ये बोल सकते हैं, वो थोड़ी धीमी है। उसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारी जागरूकता को और ज़्यादा ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होती है वो ये मानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, कोई गरीब परिवार है वो मानते हैं गरीब परिवार है। तो क्या परिवारों अमीर और गरीब में भी जनसंख्या वृद्धि का नियम लागू होना चाहिए? जैसे किसी परिवार की आय ज़्यादा है तो क्या वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं अमीरी और गरीबी को थोड़ा किनारे रखूँगा। उसके लिए उसका एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि अगर किसी को लड़का चाहिए होता है जी तो वो अमीरी और गरीबी नहीं देखता। जी हाँ, अगर आपका जो मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है आर्थिक रूप से, और वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, या मतलब अपने परिवार की सदस्यों की संख्या बढ़ा रहा है, तो ये मानना गलत होगा। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे चर्चा किया कि आज के समय में अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लड़का और लड़कियों पे ज़्यादा भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जो अभी भी कायम है हमारे जैसा कि प्राचीन काल से हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है, कहीं ना कहीं ये प्राचीन विडंबनाएं भी, प्राचीन संस्कार भी, प्राचीन कलाएं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश प्राचीन समय से नहीं रहा। हमारा देश प्राचीन समय से नारी प्रधान देश रहा। लेकिन बीच में समाज की ऐसी कई कुरीतियाँ आई जिसने जो रीति रिवाज आया उसने कहीं ना कहीं नारी का स्थान नीचे कर दिया, निम्न स्तर का कर दिया। तो इसके लिए, लेकिन आज अगर आप देखते हैं, आप भी इस वर्तमान समय में जी रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो सोच पहले थी कि लड़कियां नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी, जॉब नहीं कर सकती, तो आप खुद देखिए लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, पढ़ने भी जा रही हैं, और खुले अपने वातावरण तौर पे आप देख रहे हैं कि घूमती भी है भी वो, मतलब वो सब चीज़ कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं। मेरा कहना का अर्थ ये था। तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं आपकी जनसंख्या वृद्धि की बात करूं तो ये कारण था, लेकिन वही कि हर एक राज्य का स्तर अलग है, शिक्षा का स्तर अलग है। हर राज्य में, अगर मान लीजिए केरल राज्य की बात करें, वहाँ पे देख लीजिए आप शिक्षा की दर, शिक्षा का प्रतिशत देखेंगे आप, लगभग 100% है। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे राज्य में चले जाएं, वहाँ पे शिक्षा का दर देखेंगे तो 50% से 60% से कम है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण है कि जहाँ शिक्षा का अनुपात कम होगा, शिक्षा की दर कम होगी, वहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा दिखेगी। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो चर्चा हुई, इतनी हमने विस्तृत चर्चा किया, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सभी को मिलकर इसका हल खोजना पड़ेगा, और उसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक के किसी देश को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश का युवा पीढ़ी कर्मठ होगी, उस देश को कोई हरा नहीं सकता। तो इसके लिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि के लिए युवाओं का क्या योगदान है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज अगर हम ये बात करें कि शिक्षा दर की जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा किस पीढ़ी में है, तो स्वाभाविक सी बात है युवा पीढ़ी में। वो समझदार होती है, वो चीज़ को समझती है। तो इसके लिए हमें अपने पूरे, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे उसको कवर करना चाहिए, तो ये जो सोच है, अपने विचारों को सामने लाने के लिए युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरत। युवा पीढ़ी को ही आगे आना पड़ेगा मेरे विचारों से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार को या राज्य सरकार को, स्पेशली भारत सरकार को कहना चाहिए, को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप कितने भी अगर जागरूक हो जाएं, आप हर एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तो आ रहे हैं सामने, लेकिन आज के समय में अगर ठीक है, हम प्राचीन हमने कुरीतियों को अगर हमने छोड़ भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे जाति संप्रदाय लोग हैं वाले भी लोग हैं जो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़ते रहे और हमारे मतलब एक संप्रदाय की या जाति की मतलब जनसंख्या में वृद्धि होती जाए, ताकि हम मतलब उस देश के संसाधनों का यूज़ करें और ये हम कहें कि आगे चल के हम इस देश पर राज करेंगे। ऐसी कई लोगों की सोच होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में। तो मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी युवा का जो अर्थ ही होता है, युवा का अगर आप उसे उल्टा कर दें तो वायु जी। मतलब सोच उनकी वायु की तरह होती है। युवा सोच, युवा पीढ़ी जो है वही इन समस्याओं पे वो ख़त्म कर सकती है, मतलब इसकी तेज़ी को कम कर सकती है। और सरकार की जो मैंने आपसे चर्चा किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जल्द से जल्द लाना जरूरी है। तो इसके लिए भी मीडिया में भी मैं फिर भी बोलूँ कि युवा पीढ़ी आ जाए, मीडिया में सामने आए और वो बोले कि हाँ इसकी हमको आवश्यकता है, तो डेफिनेटली ये कानून भी बहुत जल्द आ जाएगा। और जो समस्या आने वाले समय में जो हमारे लिए भयानक हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि, तो उसे उसकी रफ्तार को धीमी करने के लिए ये कानून बहुत कारगर होगा। तो क्या जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो भी आपदा आई है, कहीं ना कहीं इसमें भी जनसंख्या वृद्धि का योगदान है? नहीं, ये जो त्रासदी हुई, मेरा मानना ये है जैसे कि जो जनसंख्या वृद्धि है, अगर जनसंख्या बहुत अधिक है, इसी कारण तो कोरोना वायरस हमारे देश में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए हम शायद देखिए, क्षेत्र जो अनुपात है, जनसंख्या अनुपात, उसके आधार पे तो कम, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे भी ये भयावह स्थिति में रहा कोविड-19। तो हम इसे पूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर शायद जनसंख्या इतनी ज़्यादा, हमारे देश की जनसंख्या नहीं होती, तो शायद कोरोना भी इतना ज़्यादा नहीं फैलता। तो ये भी हो सकता है, और मैं इससे मना नहीं करूँगा कि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से कोविड-19 नहीं फैला। ये भी कारण है कोविड-19 फैलने का। तो बस मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें शारीरिक और विशेष तौर पे मानसिक रूप से हमें दृढ़ होना पड़ेगा कि हम अपने देश को कैसे खुशहाल करें। तो देश की खुशहाली, उसकी प्रगति के लिए हमें जो समस्याएं हैं उनका खुद को हमें सामना करना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि ये भी हमारे देश की एक समस्या है, तो इसे दूर करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि हमने शिक्षक महोदय माननीय श्री गिरीश टेमरे जी से बात की, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा भी इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से कहीं ना कहीं ये हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। आने वाले समय में हमें बहुत सी प्राकृतिक और आर्थिक और बहुत सारी रासायनिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जल्दी से जल्दी हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हम कई तरह से योगदान दे सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने आसपास के लोगों को समझाते हुए, उन्हें इस चीज़ को लेकर शिक्षित करते हुए, जो अशिक्षित हैं, जो इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें जानकारी देते हुए। तो इसी बात के साथ मैं आप सभी और माननीय श्री गिरीश टेमरे जी को धन्यवाद करना चाहूँगा आपका अमूल्य समय देने के लिए, और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।